हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। प्रिंसेस रीबर्थ लव स्टोरी पार्ट 7 चैप्टर 41 एडॉप्शन। अगर ये बोझ है ना तो इसे यही छोड़कर चले जाओ, और हो सके तो तुम्हारी ये घटिया शक्ल आगे की जिंदगी में हमें और इस प्यारी सी बच्ची को कभी नहीं दिखाना। शौर्या की कोल्ड आवाज अरू उसका खतरनाक हिया और अब जाकर सबका ध्यान उस पर गया और उस 17-18 साल की लड़की को इतने गुस्से में देखकर सबकी हैरानी और बढ़ गई। अभी कुछ देर पहले वो लड़की उन्हें कितनी प्यारी, खूबसूरत, मासूम सी लगी थी और अभी देखने पर वो सभी को मिर्चियों गुस्सैल लग रही थी। और उसका वो खतरनाक ऑरा, एक पल तो सहम ही गए सब। क्या कहा तुमने? शैलेश ने हैरानी से पूछा और शौर्या ने आगे आकर नुशे को उसकी गोद से ले लिया और बिस्तर पर आराम से लेटा दिया। यही कि चले जाओ यहाँ से, और हाँ, जाते वक्त हॉस्पिटल का बिल नहीं पेड किया तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारे घर का एड्रेस भेज देना। शाम तक तुम्हारे घर निशी के अडॉप्शन पेपर तुम्हें मिल जाएंगे और उसके बाद से तुम्हारा और तुम्हारी इस कमजोर वाइफ का कोई भी हक नहीं होगा मिशी पर। नाउ गेट लॉस्ट, शौर्या धमकी देते हुए बोली और उसे ऐसे देखकर सब दिल ही दिल हंसने लग गए। लड़की, पहले तुम बड़ी हो जाओ, खुद तो बच्ची ही हो, और बड़ी आए मेरी बेटी की अडॉप्ट करने वाली। शैलेश की गुस्से से भरी हुई आवाज और शौर्या उसे घूरकर देखने लग गई। शौर्या का गुस्सा, उसका ऑरा इस वक्त बड़ा ही खतरनाक था, उसके पर्सनैलिटी से दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा था। वो कहा वो नाजुक सी 17-18 साल की दिखने वाले बेहद प्यारी और खूबसूरत लड़की, और कहा ये खतरनाक ऑरा। सबको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा था कि उनके सामने खड़ी हुई वो लड़की जरूर किसी बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करती है, और किसी बड़े फैमिली से क्यों? क्या ये उस हॉस्पिटल चेन के ओनर रुद्राय बुंदेला का गर्लफ्रेंड नहीं है? द बुंदेला जय एशिया के टॉप 5 नंबर 2 पर आने वाली सबसे ज्यादा ताकतवर फैमिली। नंबर फैमिली के साथ क्लोज फैमिली और बिजनेस रिलेशन। शिवाय बुंदेला जैसे बिजनेस और ओमकारा बुंदेला जैसे माफिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखने वाला रुद्राय बुंदेला की भी पहचान कम नहीं थी। और इतना सारे लोगों का सपोर्ट रहने के बाद कोई कैसे भाल कमजोर रह सकता था? उन सबको लग रहा था कि शौर्या का ये ऑरा उसके फैमिली और उसके रिलेशन के वजह से है, बट वो कहाँ ये बात जानते थे कि शौर्या आसमान का कोई सितारा नहीं बल्कि वो एक सूरज थी जिसे चमकने के लिए कभी भी किसी की जरूरत नहीं थी। और ये जो ऑरा उसने अभी सभी को दिखाया था ना, ये उसके खुद की अपनी ताकत पर, अपनी हिम्मत पर दिखाया था। लड़की, तुम देखो, मुझे चुपचाप यहाँ से मेरी बेटी को ले जाने दो। मैं कहीं और उसका इलाज करवा दूंगा, उस आदमी शैलेश में किसी तरह से कहा। पहले तो उसे शौर्या के स्ट्रोंग ऑरा से इतना कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बात बीतते वक्त के साथ उसे एक तरह का डर लगने लग गया था। उसे 2 करोड़, शौर्या ने बस ये 2 लफ्ज कहे और सबकी नजरें फिर एक बार उस पर टिक गई। 2 करोड़ दूंगी तुम्हें, बट उसके बदले ये बच्ची मुझे चाहिए। शौर्या उसकी आंखों में आंखें डाला कर बोली, और 2 करोड़ ये रकम सुनते ही शैलेश तुरंत मान गया। उसके आंखों में चमक आ गई। कहा उसे इस बीमार बच्ची पर पासी खर्च करने पड़ रहे थे, और कहा अब उसी बच्ची के बदले उसे 2 करोड़ मिल रहे थे। मानना तो उसे था ही। मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम मुझे पैसे दोगी और तुमने मेरी बेटी को कहीं कुछ कर दिया तो? शैलेश किसी तरह से अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए बोला। उसके आंखों में लालच साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन एक डर भी था। इस बात का नहीं कि शौर्या उसकी बेटी को कुछ कर देंगी, लेकिन इस बात का जरूर था कि कहीं अगर शौर्या ने पैसे नहीं दिए तो। और उसका ये लालच ना सिर्फ शौर्या बल्कि बाकी सबको भी महसूस हुआ। निशी की आमा नियति तो फुट फुट कर रोने लग गई उसके भतीजा इतना लालच देखकर। तुम उसका ख्याल रखोगी? मेरी बेटी बहुत बीमार रहती है वो, और मैं कुछ नहीं कर पाती, क्या तुम उसे संभालोगी? प्लीज। नियति ने शौर्या का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा। वो काफी बेबस थी, ना ही वो ज्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही उसकी फैमिली आमिर थी। वो एक बहुत गरीब घर से आती थी, तो वो चाहकर भी उसके पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ नहीं जा सकती थी। ऐसा करने से उसे उसके बेटे से भी दूर होना पड़ सकता था। मजबूर थी वो, और ना ही अपनी बेटी को चुन पा रही थी और ना ही उसके बेटे को छोड़ पा रही थी। शौर्या ने एक पल उसकी तरफ देखा और उसके आंखों में बेबसी देखकर शौर्या को अपनी हालत आ गई। कुछ दिनों पहले वो भी ऐसे ही बेबस थी जब उस कैद में थी।
शौर्या ने बस इतना ही जवाब दिया और उसके फोन में कुछ करने लग गई। चिका से कहकर उसने शैलेश की सारी जानकारी निकाली थी और उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ ट्रांसफर कर दिए थे। ये पैसे ना ही अभिमन्यु के थे और ना ही बुंदेला फैमिली के, ये उसकी मेहनत की कमाई थी जो उसने हकसिंग करके कमाई थी। भले ही उसके वो पैसे अभिमन्यु से कमाए हो, लेकिन उसके हक के, उसके मेहनत के पैसे थे वो। अपना फोन चेक करो, शौर्या ने शैलेश से कहा और तभी उस शैलेश के फोन पर नोटिफिकेशन शो हुई जिसमें उसके अकाउंट पर 1 करोड़ रुपए आ गए थे। वो तो अपनी आंखें मसलते हुए बार बार उन जीरो को देख रहा था और खुश हो रहा था। लेकिन मेरे बाकी 1 करोड़, शैलेश ने लालच में आकर कहा और सभी को उस पार घिन आ गई। शाम को जब तुम अडॉप्शन पेपर साइन कर लोगे तब तुम्हें मिल जाएंगे, शौर्या बिना किसी भाव के बोली और निशी को चेक करने लग गई। चैप्टर 42, वो डॉक्टर रुद्राय की बहन है। शौर्या ने एक पल उसकी तरफ देखा और उसके आंखों में बेबसी देखकर शौर्या को अपनी हालत आ गई। कुछ दिनों पहले वो भी ऐसे ही बेबस थी जब उस कैद में थी। शौर्या ने बस इतना ही जवाब दिया और उसके फोन में कुछ करने लग गई। चिका से कहकर उसने शैलेश की सारी जानकारी निकाली थी और उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ ट्रांसफर कर दिए थे। ये पैसे ना ही अभिमन्यु के थे और ना ही बुंदेला फैमिली के, ये उसकी मेहनत की कमाई थी जो उसने हकसिंग करके कमाई थी। भले ही उसके वो पैसे अभिमन्यु से कमाए हो, लेकिन उसके हक के, उसके मेहनत के पैसे थे वो। अपना फोन चेक करो, शौर्या ने शैलेश से कहा और तभी उस शैलेश के फोन पर नोटिफिकेशन शो हुई जिसमें उसके अकाउंट पर 1 करोड़ रुपए आ गए थे। वो तो अपनी आंखें मसलते हुए बार बार उन जीरो को देख रहा था और खुश हो रहा था। लेकिन मेरे बाकी 1 करोड़, शैलेश ने लालच में आकर कहा और सभी को उस पार घिन आ गई। शाम को जब तुम अडॉप्शन पेपर साइन कर लोगे तब तुम्हें मिल जाएंगे, शौर्या बिना किसी भाव के बोली और निशी को चेक करने लग गई। इसे सर्जरी की जरूरत तो है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी अभी तक इतनी बड़ी सर्जरी करने के लिए रेडी नहीं है। उसकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी सर्जरी को। मुझे सबसे पहले निशी की फिजिकल स्ट्रेंथ बानी पड़ेगी। चिका, शौर्या ने दिल ही डल कहा और चिका को आवाज लगा दी। चिका, मुझे कुछ एनर्जी कैप्सूल चाहिए और कुछ हर्ब्स भी, शौर्या ने कहा और उसे कुछ हर्ब्स के नाम बताकर उन्होंने ऑर्डर करने के लिए कह दिया। चिका अभी उसके कम में लग गई और शौर्या निशी के पास बैठकर उसके सर को सहलाने लग गई। शौर्या, रुद्राय की आवाज से वो होश में आ गई। भाई, शौर्या ने उसे पुकारा और उसके तरफ उम्मीद से देखने लग गई। भाई प्लीज निशी को बचाइए, उसके सारे ऑर्गन डैमेज हो गए हैं, बट उसकी बॉडी सर्जरी के लिए रेडी नहीं है। मैंने कुछ हर्ब्स मंगवा दिए हैं जिससे उसकी बॉडी 1 महीने के अंदर सर्जरी के लिए तैयार हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद उसे अर्जेंटी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी और मैं चाहती हूँ कि उसका ऑपरेशन टॉप डॉक्टर्स की टीम करे। भाई, आप टीम अरेंज करोगे ना? शौर्या ने जरा इमोशनल होते हुए ही कहा। शश, रिलैक्स बच्चा, और मुझे आराम से पूरी बात बताओ कि क्या हुआ है और ये लड़की कौन है? रुद्राय ने उसे शांत कराते ही कहा और शौर्या उसके गले लग गई। भाई, ये निशी है, इसके डैड। वो एक बहुत घटिया किस्म का इंसान है। आप जानते हो निशी की हालत इतनी खराब है और उसके बावजूद भी वो इंसान। कहते हुए शौर्या ने उससे एक ना एक बात बता दी। मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया है भाई, मैं इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, शौर्या रुद्राय के तरफ देखकर कॉन्फिडेंट से बोली। ओके शौर्या, मैं समझ गया और आज से इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि तुम्हारे भाई की भी है। आई प्रोमिस, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा, बस तुम टेंशन मत लो, समझ गई ना? रुद्राय उसे प्यार से समझाते ही बोला और शौर्या के ओठों पर स्माइल आ गई। अब बहुत बहुत अच्छे हो भाई, यू आर द बेस्ट। शौर्या इस बार सुकून के साथ के गले लग गई। अगर वो चाहती तो निशी की सर्जरी खुद भी कर सकती थी, उसे सर्जरी का एक्सपीरियंस था, बट ये सर्जरी थोड़ी डिफिकल्ट ही थी और निशी काफी छोटी भी थी, सो वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हम खुश रहा करो शौर्या, तुम्हारा भाई तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता है, रुद्राय बोला और उसने शौर्या के माथे पर ओठ टिका दिए। नाज, निशी अब मेरी फैमिली है और उसे वही सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो बुंदेला और राठौड़ फैमिली को मिलती है। टेक केयर ऑफ हर सेल्फ और जो भी टेस्ट उसके बाकी है वो सब अच्छे से करो, रुद्राय ने कहा और एक बार निशी को अच्छे से चेक कर लिया। डोंट वरी, तुम अब बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, शौर्या निशी से बोली और उसके गला को शालाकर उसने यार से उसके तरफ देखा था।
थैंक यू दी निशी की वो कमजोर सी आवाज मगर आंखों में आई हुई चमक शौर्या से छिपी नहीं थी। उसके डैड का और बाकी घरवालों का उसके प्रति रवैया उसे हमेशा से काफी दर्द देता था, और यही वजह थी कि छोटी सी निशी इतने कम उम्र में काफी समझदार बन गई थी। वो उसके मोम को भी परेशान नहीं करती थी, बट ये पहली बार था जब उसे किसी गैर के नजरों में खुद के लिए सच्चा प्यार दिखा था। हम अब आराम करो में चलती हूँ, शौर्या ने उससे थोड़ी देर बात की और फिर वहां से रुद्राय के साथ जाने लग गई। वो डॉक्टर रुद्राय की बहन है। ओह, तो ये ब्यूटीफुल लड़की रुद्राय सर की सिस्टर है। लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना था अक बुंदेला जकी कोई बेटी भी है ये। क्या पता, लेकिन बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े सीक्रेट होते हैं। हो सकता है वैसे भी ये बड़ी फैमिली उनके स्पेशल बच्चों को सेफ रखने ने लिए हमेशा छिपा कर रखती है, और जब तक वो बच्चा स्ट्रोंग या फिर बड़ा नहीं हो जाता तब तक किसी के भी सामने नहीं आने देती। ऐसी ही कई सारी बातें अब वह हो रही थी। लेजेंड थोड़ी देर पहले तक जहां पूरा लेडी स्टाफ शौर्या को गुस्से से घूर रहा था, ना अब वही पूरा स्टाफ उसके आगे कागे कर रहा था। आफ्टर ऑल उनके ड्रीम बॉय की वो बहन थी, और जिस तरफ से रुद्राय उसे ट्रीट कर रहा था उस हिसाब से तो वो बहुत ही स्पेशल थी उसके लिए। फिर शौर्या को इम्प्रेस करना ही था ना, ताकि वो रुद्राय के करीब जा सके। चैप्टर 43 फेन टाइम विथ रुद्राय था। थैंक यू दी निशी की वो कमजोर सी आवाज मगर आंखों में आई हुई चमक शौर्या से छिपी नहीं थी। उसके डैड का और बाकी घरवालों का उसके प्रति रवैया उसे हमेशा से काफी दर्द देता था, और यही वजह थी कि छोटी सी निशी इतने कम उम्र में काफी समझदार बन गई थी। वो उसके मोम को भी परेशान नहीं करती थी, बट ये पहली बार था जब उसे किसी गैर के नजरों में खुद के लिए सच्चा प्यार दिखा था। हम अब आराम करो में चलती हूँ, शौर्या ने उससे थोड़ी देर बात की और फिर वहां से रुद्राय के साथ जाने लग गई। ओह, तो ये ब्यूटीफुल लड़की रुद्राय सर की सिस्टर है। लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना था अक बुंदेला जकी कोई बेटी भी है ये। क्या पता, लेकिन बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े सीक्रेट होते हैं। हो सकता है वैसे भी ये बड़ी फैमिली उनके स्पेशल बच्चों को सेफ रखने ने लिए हमेशा छिपा कर रखती है, और जब तक वो बच्चा स्ट्रोंग या फिर बड़ा नहीं हो जाता तब तक किसी के भी सामने नहीं आने देती। ऐसी ही कई सारी बातें अब वह हो रही थी। लेजेंड थोड़ी देर पहले तक जहां पूरा लेडी स्टाफ शौर्या को गुस्से से घूर रहा था, ना अब वही पूरा स्टाफ उसके आगे कागे कर रहा था। आफ्टर ऑल उनके ड्रीम बॉय की वो बहन थी, और जिस तरफ से रुद्राय उसे ट्रीट कर रहा था उस हिसाब से तो वो बहुत ही स्पेशल थी उसके लिए। फिर शौर्या को इम्प्रेस करना ही था ना, ताकि वो रुद्राय के करीब जा सके। रुद्राय उसे फिर उसके केबिन में लेकर गया और उसने उससे असिस्टेंट से कहकर उन दोनों के लिए यह कॉफी मंगवाई। भले ही वो डॉक्टर था, लेकिन उसके साथ साथ उस हॉस्पिटल चेन से जुदा हुआ पूरा बिजनेस वही देखता था, और उसमें उसकी हेलो उसका असिस्टेंट रेहान करता था। उसने उन दोनों के लिए कॉफी मंगवाए और वहां से बाहर चला गया। तुमने हॉस्पिटल देख लिया शौर्या? कैसा लगा तुम्हें? रुद्राय ने सवाल किया और आंखों में चमक लाते हुए उसकी तरफ देखने लग गया। जाहिर सी बात थी कि उसे उसकी तारीफ सुननी थी। कईयों ने उसी तारीफ की थी कि वो आईटीआई का उम्र में इतना अच्छा बिजनेस भी करता है और वो टॉप डॉक्टर भी है, लेकिन लोगों के तरह से ज्यादा अपनों की तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। और जब से ओमकारा ने उससे कहा था कि शौर्या ने उसे सबसे अच्छा भाई कहा है और उसकी तारीफी भी की है, तब से रुद्राय अपनी खुद ही तारीफ सुनना चाहता था। बहुत एक्साइटेड था वो। इसीलिए यह तो कभी भी किसी की सोच से फर्क ना पड़ने वाले उसे आज शौर्या की उसको लेकर सोच से फर्क पड़ रहा था। बहुत 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 अच्छा है भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरे भाई इतनी होनहार डॉक्टर है, ये मुझे पता ही नहीं था। आप बेस्ट हो। शौर्या ने भी उसके दिल जैसा किया और उसकी सच्ची तारीफ की, और क्या रुद्रया खुशी से फुल उठा। थैंक यू बच्चा, तुम भी बहुत अच्छी और प्यारी हो। चलो जल्दी जल्दी खाओ, इससे फिर हम मेरा पेंटिंग कलेक्शन देखने जाएंगे। और उसके बाद लंच पर रुद्राय ने शौर्या के आगे स्नैक्स के पेस्ट्री की प्लेट कर दी और उसे कहने के लिए बोल दिया, वेल खाना तो शौर्या की कमजोरी था और उसे इतना पसंद था कि वो भी सब कुछ बड़े ही चाव से खाने लग गई। रुद्राय उसे मुस्कुराते ही देख रहा था। शौर्या बच्चा, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? रुद्राय ने उससे सवाल किया। सब कुछ भाई, मैंने इतना टेस्टी खाना कभी कभी नहीं खाया था और स्वीट्स तो बिल्कुल भी नहीं खाए थे। मुझे मलने वाला खाना बहुत सादा होता था।
नीना नमक मिर्च का सो मुझे सब कुछ पसंद है और स्वीट्स तो सबसे ज्यादा। शौर्या उस टेस्टी से पेस्ट्री को खाते हुए अपने ही धुन में बोली और उसकी बात सुनकर इधर रुद्राय के हाथों की मुठ्ठियां कस गई। वेल उसने ये पहले भी सुना था, बट अब जब शौर्या ने बिना नमक और बिना मिर्च वाली बात सुनी तब उसे उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगा। यहाँ वो सब भाई ऐशो आराम से जी रहे थे, जो चाहे वो खा रहे थे, और वहाँ उनकी प्यारी से बहन उसे ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। ये सुनकर किसी भी भाई का खून खुल उठाता, और वही रुद्राय के साथ भी हुआ, बट उसने अपने चेहरे पर ज्यादा आने नहीं दिया और मुस्कुराकर उसके पास देखने लग गया। थैंक यू भाई, ये सच कुछ बहुत ही टेस्टी है, शौर्या ने फिर से कहा और रुद्राय मुस्कुराया। हम जय करते हैं, पहले मेरा पेंटिंग कलेक्शन देखने चलते हैं और फिर वह से ना हम शॉपिंग पर जाएंगे, क्या ये ठीक रहेगा? रुद्राय ने सवाल किया और शौर्या ने जोर से पाना सर हाँ में हिला दिया। विल यहाँ आने से पहले उसने सुना था कि रुद्राय का पेंटिंग कलेक्शन बहुत ही अच्छा है और वहाँ दुनिया का बेस्ट पेंटिंग्स है, जिसे सुनकर शौर्या भी काफी एक्साइटेड हो गई थी। जल्दी ही वो फिर रुद्राय के प्राइवेट विला पर आ गए और वहां से सीक्रेट डोर से बेसमेंट में चले गए। वो एरिया काफी हाई सिक्योरिटी से कवर था और होता भी क्यों ना। वहां मौजूद सबसे सस्ती पेंटिंग की कीमत 89 लाख थी और सबसे महंगी पेंटिंग की कीमत 223 करोड़, और ऐसे कम से कम उसके पास 70 से ज्यादा पेंटिंग्स थी। सो उसकी सिक्योरिटी भी उस हिसाब से होनी चाहिए थी ना। शौर्या भी एक्साइटेड होते हुए ही उसके साथ गई और बस जैसे ही उसने उन पेंटिंग्स को देखा तो बस देखते ही रह गई, इतनी खूबसूरत। वाह, उसने आज तक अनही दकेही थी वह कि हर एक पेंटिंग को देखकर ऐसा अलग रहा था मानो जैसे वो जिंदा हो और उन्हें बनने में आर्टिस्ट ने अपनी पूरी जान ला दी हो। सारी की सारी पेंटिंग उतनी ही कमाल की थी, जिन्हें देखने में आगे के 2-2.5 घंटे कैसे बीत गए दोनों भाई बहन को पता नहीं चला। शौर्या तो खो ही गई थी उनमें, लेकिन रुद्राय भी, जिसने ना जाने कितनी बार उन्हें देखा था, वो भी अपने आप को फिर से खोने से नहीं रोक पाया। भाई, आप खुद भी पेंट करते हो ना? शौर्या ने उसके सामने के कलर्स और बाकी सारी चीजों को देखकर सवाल किया और रुद्राय ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, करता तो हूँ, लेकिन सिर्फ खुद के लिए, प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं, रुद्राय बोला और शौर्या खुश होते ही उसके तरफ देखने लग गई। मुझे आपकी बनाई हुई पेंटिंग्स देखनी है भाई, शौर्या उछलते ही बोली, और जब रुद्राय उससे वहां उसकी बने हुई पेंटिंग्स के पास लेकर गया तब वो बस से उन पेंटिंग को भी देखती ही रह गई। रुद्राय की बने हुई पेंटिंग्स भी कहीं से भी कम नहीं थी और इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि उनके आगे वो सबसे महंगी पेंटिंग सस्ती लग रही थी। उसने उसके फैमिली का पोर्ट्रेट भी बनाया हुआ था, जिसे देखकर शौर्या बस देखते ही रह गई। भाई, ये मुझे चाहिए, मुझे मेरे कमरे में लगाना है, मैं लूँ प्लीज। शौर्या ने क्यूट सा मासूम सा चेहरा करके उससे कहा और रुद्राय उसकी प्यारी सी शक्ल देखकर ही मान गया। मुस्कुराते हुए ही वो दोनों वह से निकले, जिसके बाद रुद्राय ने उसे अच्छा सा लंच करवाया और फिर सिटी के बेस्ट और नंबर 1 बेकरी में लेकर चला गया। वहां से उसे ढेर सारे स्नैक्स, पेस्ट्री और बाकी सारी चीजें दिलाने के बाद वो दूसरे एक शॉप में आ गए जहां अलग अलग चॉकलेट्स थे। स्पेशली चॉकलेट्स की शॉप थी वो, जिसे देखकर शौर्या तो एबीएस हैरान ही हो गई। उसने अपने लिए ढेर सारी चॉकलेट लिए और उसके बाद उन्होंने और थोड़ी बहुत शॉपिंग करके मूवी देखकर वो देर शाम को घर पर लौट कर आ गए। चैप्टर 44, क्या इजाजत है मुझे मेरी प्रिंसेस। जल्दी ही वो फिर रुद्राय के प्राइवेट विला पर आ गए और वहां से सीक्रेट डोर से बेसमेंट में चले गए। वो एरिया काफी हाई सिक्योरिटी से कवर था और होता भी क्यों ना। वहां मौजूद सबसे सस्ती पेंटिंग की कीमत 89 लाख थी और सबसे महंगी पेंटिंग की कीमत 223 करोड़, और ऐसे कम से कम उसके पास 70 से ज्यादा पेंटिंग्स थी। सो उसकी सिक्योरिटी भी उस हिसाब से होनी चाहिए थी ना। शौर्या भी एक्साइटेड होते हुए ही उसके साथ गई और बस जैसे ही उसने उन पेंटिंग्स को देखा तो बस देखते ही रह गई, इतनी खूबसूरत। वाह, उसने आज तक अनही दकेही थी वह कि हर एक पेंटिंग को देखकर ऐसा अलग रहा था मानो जैसे वो जिंदा हो और उन्हें बनने में आर्टिस्ट ने अपनी पूरी जान ला दी हो। सारी की सारी पेंटिंग उतनी ही कमाल की थी, जिन्हें देखने में आगे के 2-2.5 घंटे कैसे बीत गए दोनों भाई बहन को पता नहीं चला। शौर्या तो खो ही गई थी उनमें, लेकिन रुद्राय भी, जिसने ना जाने कितनी बार उन्हें देखा था, वो भी अपने आप को फिर से खोने से नहीं रोक पाया। भाई, आप खुद भी पेंट करते हो ना? शौर्या ने उसके सामने के कलर्स और बाकी सारी चीजों को देखकर सवाल किया और रुद्राय ने हाँ में सर हिला दिया।
हाँ, करता तो हूँ, लेकिन सिर्फ खुद के लिए, प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं, रुद्राय बोला और शौर्या खुश होते ही उसके तरफ देखने लग गई। मुझे आपकी बनाई हुई पेंटिंग्स देखनी है भाई, शौर्या उछलते ही बोली और जब रुद्राय उससे वहां उसकी बने हुई पेंटिंग्स के पास लेकर गया तब वो बस से उन पेंटिंग को भी देखती ही रह गई। रुद्राय की बने हुई पेंटिंग्स भी कहीं से भी कम नहीं थी और इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि उनके आगे वो सबसे महंगी पेंटिंग सस्ती लग रही थी। उसने उसके फैमिली का पोर्ट्रेट भी बनाया हुआ था जिसे देखकर शौर्या बस देखते ही रह गई। भाई ये मुझे चाहिए, मुझे मेरे कमरे में लगाना है, मैं लूँ प्लीज। शौर्या ने क्यूट सा मासूम सा चेहरा करके उससे कहा और रुद्राय उसकी प्यारी सी शक्ल देखकर ही मान गया। मुस्कुराते हुए ही वो दोनों वह से निकले, जिसके बाद रुद्राय ने उसे अच्छा सा लंच करवाया और फिर सिटी के बेस्ट और नंबर 1 बेकरी में लेकर चला गया। वहां से उसे ढेर सारे स्नैक्स, पेस्ट्री और बाकी सारी चीजें दिलाने के बाद वो दूसरे एक शॉप में आ गए जहां अलग अलग चॉकलेट्स थे। स्पेशली चॉकलेट्स की शॉप थी वो, जिसे देखकर शौर्या तो एबीएस हैरान ही हो गई। उसने अपने लिए ढेर सारी चॉकलेट लिए और उसके बाद उन्होंने और थोड़ी बहुत शॉपिंग करके मूवी देखकर वो देर शाम को घर पर लौट कर आ गए। रुद्राय के साथ मुस्कुराते हुए बात करते हुए यही शौर्या अंदर पलके में आए और आते ही उसकी नजरें लिविंग एरिया में बैठे हुए उसके मोम डैड और अभिमन्यु पर गई। अभिमन्यु को देखते ही शौर्या के इत्था पर की स्माइल बहुत बढ़ गई और वो सीधा आकर उसके गले लग गई। मैंने आपको बहुत मिस किया मन, शौर्या धीरे से उसके गले लगे ही बोली और अभिमन्यु ने भी उससे कासकर अपने बाहों में बहा लिया। मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें प्रिंसेस, अभिमन्यु धीरे से बोला और न दोनों को यूं गले लगे ही अखकर मृणाल जी और संजीव काफी खुश हो गए। अगर अभिमन्यु के अलावा शायद दूसरा कोई और लड़का होता जिसके साथ शौर्या प्यार करती तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, फिर चाहे वो लड़का कितना आमिर क्यों ना हो या फिर गरीब क्यों ना। उसके क्लास से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी तो सिर्फ इससे थी कि वो उनकी अभी अभी मिली हुई और वो भी उम्र में इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। उसके शादी की बात तो दूर दूर तक की ही थी, बट अभिमन्यु उन सब में शामिल नहीं होता था। पहले तो वो पूरे एशिया में नंबर 1 पोजीशन पर था और लगभग पूरे दुनिया भर में उसका नाम था। दूसरा वो उनका फैमिली फ्रेंड था और मृणाल जी के बेस्ट फ्रेंड का बेटा भी। और तीसरा कि अभिमन्यु का ऑरा, उसकी पर्सनैलिटी वो कुछ अलग ही थी। मृणाल जी जब भी उसे देखती ना तब उन्हें उनकी ये बेटी न होने ने का अफसोस होता। वो हमेशा से अभिमन्यु को उनका दामाद बनाना चाहती थी और अब देखो किस्मत से उनकी बेटी उनसे पहले अभिमन्यु से ही मिली और उसके साथ जुड़ भी गई। यही सोचकर मृणाल जी को बहुत खुशी हुई और वो उन दोनों को प्यार से देखने लग गई। शौर्या, संजीव जी ने ही उससे आवाज लगे और शौर्या अब जाकर अभिमन्यु से दूर हुई। उसके चेहरे पर हल्के से शर्मीले भाव आने लग गए। अब पेरेंट्स के सामने अपने बॉयफ्रेंड के गले लगना जरा सी शर्मिंदगी वाली बात तो थी ही ना। जी डैड, शौर्या किसी तरह से बोली और उसे यूं ऑकवर्ड होता हुआ देखकर मृणाल जी ही आगे आए। बेटा जाओ तुम फ्रेश होकर आ जाओ, या फिर एक काम करो अभिमन्यु को तुम्हारा कमरा ही दिखा दो, मैं तुम दोनों के लिए कॉफी और स्नैक्स ऊपर ही भेजती हूँ, मृणाल जी ने कहा। शौर्या उनसे मन करने की हुई ही थी। अभिमन्यु तब तक बोल पड़ा, जी आंटी मृणाल चले प्रिंसेस। अभिमन्यु न सिर्फ उस बात के लिए माना बल्कि उसने शौर्या के आगे हाथ भी कर लिया और उसे अपने साथ आने के लिए कहा। शौर्या ने शर्माते ही उसके हाथों में अपना हाथ दे दिया और वो दोनों ऊपर शौर्या के कमरे में आ गए। ये मेरा कमरा है। शौर्या और वो कमरे में आते ही वो उसका कमरा दिखने को हुई और मगर वो पूरा अबोलपति या फ्री कुछ दिखा पाती उससे पहले ही अभिमन्यु ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने तरफ कर लिया और झट से उस रूम का दरवाजा लगाकर शौर्या को दरवाजे से टिकाकर खड़ा कर दिया। ये आप क्या कर रहे हैं मन? शौर्या ई शर्माई से आवाज अरु अभिमन्यु का दिल तेजी से धकने लग गया। तुम्हें प्यार करना चाहता हूं मैं, क्या इजाजत है मुझे मेरी प्रिंसेस? अभिमन्यु का नशे से चूर आवाज में किया हुआ सवाल और शौर्या बुरी तरह से सिहर उठी। उसका चेहरा ऊपर की तरफ हलजा सा उठ गया। उसके ओठों भी एक दूसरे से अलग हो गए। उसे भला क्या ऐतराज हो सकता था? वो तो हर पल अभिमन्यु के लिए तड़पती और तरसती थी। चैप्टर 45 अ सॉफ्ट किस। बेटा जाओ तुम फ्रेश होकर आ जाओ, या फिर एक काम करो अभिमन्यु को तुम्हारा कमरा ही दिखा दो, मैं तुम दोनों के लिए कॉफी और स्नैक्स ऊपर ही भेजती हूँ, मृणाल जी ने कहा। शौर्या उनसे मन करने की हुई ही थी। अभिमन्यु तब तक बोल पड़ा,
जी आंटी मृणाल चले प्रिंसेस। अभिमन्यु न सिर्फ उस बात के लिए माना बल्कि उसने शौर्य के आगे हाथ भी कर लिया और उसे अपने साथ आने के लिए कहा। शौर्य ने शर्माते ही उसके हाथों में अपना हाथ दे दिया और वो दोनों ऊपर शौर्य के कमरे में आ गए। ये मेरा कमरा है। शौर्य और वो कमरे में आते ही वो उसका कमरा दिखने को हुई और मगर वो पूरा बोल पाती या फिर कुछ दिखा पाती उससे पहले ही अभिमन्यु ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने तरफ कर लिया और झट से उस रूम का दरवाजा लगाकर शौर्य को दरवाजे से टिकाकर खड़ा कर दिया। ये आप क्या कर रहे हैं मन? शौर्य की शर्माई से आवाज और अभिमन्यु का दिल तेजी से धड़कने लग गया। तुम्हें प्यार करना चाहता हूं मैं, क्या इजाजत है मुझे मेरी प्रिंसेस? अभिमन्यु का नशे से चूर आवाज में किया हुआ सवाल और शौर्य बुरी तरह से सिहर उठी। उसका चेहरा ऊपर की तरफ हल्का सा उठ गया और उसके ओठों भी एक दूसरे से अलग हो गए। उसे भला क्या ऐतराज हो सकता था? वो तो हर पल अभिमन्यु के लिए तड़पती और तरसती थी। तुम्हारे इस अंदाज का क्या मतलब समझूं मैं? अभिमन्यु ने प्यार से उसके चेहरे पर उंगली फिराते ही सवाल किया और शौर्य ने कसकर अपनी आंखें बंद कर दी। इसी के साथ साथ उसके ओठ हल्के थरथराहट के साथ और थोड़े खिल गए और अभिमन्यु को इनविटेशन देने लग गए। प्रिंसेस से माय प्रिंसेस, अभिमन्यु धीरे से बोला और उसने प्यार से बड़े ही आराम से उसके ओठों पर अपने ओठ टिका दिए। जिस हिसाब से उसने उसे पकड़ा था और दरवाजा बंद करके उससे टिका कर खड़ा किया था, उस हिसाब से तो ये जाहिर था कि वो उसे बहुत ही वाइल्ड और डेस्परेट किस करने वाला है। लेकिन अब उसकी किस बहुत ही जेंटल, धीमी और प्यारी भरी थी, बेपनाह मोहब्बत से भरी हुई। हाँ, उसमें जिद, जुनून, पैशन सब था, लेकिन उन सभी के साथ साथ उतनी ही सॉफ्टनेस भी थी। मन शौर्य का दिल बेतहाशा प्यार से भर उठा। उसे अभिमन्यु की हर एक तरह की छुवन पसंद थी। उसे अभिमन्यु ही बहुत पसंद था, लेकिन जब वो उसे इतने प्यार से छूटा, उसके मर्जी का ख्याल रखता, तब ना जाने कैसे अनचाहे एहसास से शौर्य का दिल पूरी तरह से भर उठता था और उसके लिए मोहब्बत और भी बढ़ जाती। दोनों भी एक दूसरे को फिल करते हुए उस सॉफ्ट किस में खो से गए और तब तक खोए रहे जब तक शौर्य के कमरे पर दस्तक न सुनाई दी। एक स्टाफ ने दरवाजा नॉक किया था, जो उनके लिए कॉफी और स्नैक्स लेकर आ गई थी। दरवाजे के बजने की वजह से वो दोनों होश में आए और शौर्य बुरी तरह से शर्मा गई। मैं अभी आई, शौर्य कहकर शर्माते हुए बाथरूम की तरफ भागी और अभिमन्यु के ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने जल्दी से अपने बालों को ठीक किया और डोर खोल दिया। मैडम ने आप दोनों में लिए कॉफी और स्नैक्स भेजे हैं सर, उस स्टाफ लेडी ने सर झुकार कहा और अभिमन्यु ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। स्टाफ उस ट्रॉली टेबल को लेकर अंदर आ गई और वो सर्व करने ही वाले थी कि अभिमन्यु ने उसे रोक दिया। नो नीड, अब तुम जा सकती हो, अभिमन्यु बोला और स्टाफ वहां से चली गई। मेरी गुड़िया रानी, अगर शर्माना हो गया हो तो चली जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना हमारी कॉफी ठंडी हो जाएगी, अभिमन्यु ने बाथरूम के डोर पर नॉक करते ही कहा और शौर्य शर्माते ही बाहर आ गई। हो गया शर्मा कर? अभिमन्यु का अशरारती लहजे में पूछा हुआ सवाल और शौर्य शर्मा कर उसके बाहों चली गई। आप परेशान नहीं करनेगे मुझे मन, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, शौर्य शर्माते हुए नाराजिद का दिखावा करते हुए बोली। ऐसे बात है तो बताओ मेरी प्रिंसेस को क्या पसंद है, मैं वही करूंगा। अभी अभी तुम्हें मेरी किस पसंद आ रही थी, तो फिर अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं फिर से? अभिमन्यु ने उसके ओठ को देखते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी और शौर्य शर्मा कर और भी उसमें सिमट गई। मेरी प्यारी सी गुड़िया, अभिमन्यु ने उससे अपने आगोश में छिपा लिया और उसके पीठ पर कमर पर अपनी बाहें कसकर उसे और भी पैक गले लगा लिया। अभिमन्यु को अपने पर्सनैलिटी में बहुत नादा चेंज महसूस हो रहा था और ये चेंज तब से आया था जब से शौर्य उसकी जिंदगी में आई थी। उसे ये ऐसे छुई मुई सी, शर्माने वाली नाजुक सी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वैसे तो उसे किसी में इंटरेस्ट ही नहीं था सिवाय उसने बिजनेस और मेडिकल फील्ड के, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उससे पूछता या फिर उसकी पर्सनैलिटी को जो लड़कियां स्ट्रोंग है उन्होंने ही अट्रैक्ट किया था। शौर्य से अट्रैक्ट होने की वजह भी वही थी, उसका वो निडर स्वभाव। इतने मुश्किल में होने के बावजूद भी उसका हार ना मानना और पूरे हिम्मत के साथ बिना झुके उस मौत से भी बदतर हाथ में भी रहना, यही रीजन था कि अभिमन्यु राठौड़ अपना दिल शौर्य पर हार बैठा था। बट अब बीतते समय के साथ शौर्य के उन भावों में भी बड़ा ही बदलाव आ रहा था और निडर रहने वाली वो शर्मीली भी हो गई थी।
लेकिन ये चेंज अभिमन्यु को काफी पसंद आया था और उससे भूख गया ये कि वो शौर्य उसके वजह से शर्मा रही है, ये फीलिंग ही उसे खुशी से भर देती है। चैप्टर 46 फार्म हाउस। मेरी प्यारी सी गुड़िया। अभिमन्यु ने उसे अपने आगोश में छिपा लिया और उसके पीठ पर कमर पर अपनी बाहें कसकर उसे और भी पैक गले लगा लिया। अभिमन्यु को अपने पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा चेंज महसूस हो रहा था और ये चेंज तब से आया था जब से शौर्य उसकी जिंदगी में आई थी। उसे ये ऐसे छुई मुई सी शर्माने वाली नाजुक सी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वैसे तो उसे किसी में इंटरेस्ट ही नहीं था सिवाय उसने बिजनेस और मेडिकल फील्ड के। लेकिन उसके बावजूद भी कोई उससे पूछता या फिर उसकी पर्सनैलिटी को जो लड़कियां स्ट्रोंग है उन्होंने ही अट्रैक्ट किया था। शौर्य से अट्रैक्ट होने की वजह भी वही थी। उसका वो निडर स्वभाव, इतने मुश्किल में आने के बावजूद भी उसका हार ना मानना और पूरे हिम्मत के साथ बिना झुके उस मौत से भी बदतर हाथ में भी रहना, यही रीजन था कि अभिमन्यु राठौड़ अपना दिल शौर्य पर हार बैठा था। बट अब बीतते समय के साथ शौर्य के उन भावों में भी बड़ा ही बदलाव आ रहा था और निडर रहने वाली वो शर्मीली भी हो गई थी। लेकिन ये चेंज अभिमन्यु को काफी पसंद आया था और उससे भी ज्यादा ये कि वो शौर्य उसके वजह से शर्मा रही है, ये फीलिंग ही उसे खुशी से भर देती थी। प्रिंसेस ओमकारा की आए आवाज और वो दोनों अलग हो गए। तुम आराम से बैठो, मैं डोर ओपन करता हूँ। अभिमन्यु ने उसे चेयर पर बिठाया और उसके हाथों में कॉफी मग देकर खुद डोर ओपन करने चल गया। अभिमन्यु भाई, ओमकारा उसे देखकर हैरान हो गया। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हो। ओमकारा छोटी सी स्माइल के साथ बोला। उसे पता था कि आज का पूरा दिन उनका बहना रुद्राय के साथ थी और इसीलिए वो उससे मिलने आया हटा। लेकिन अभिमन्यु को यहाँ देखकर उसे ऐसा लगा कि शायद उसने उन दोनों के पर्सनल टाइम में खलल डाल दिया, तो वो जरा सा शर्मिंदा हो गया। कोई बात नहीं, अभिमन्यु ने कह और उसके तरफ देखा। उसकी नजरों का साफ साफ मतलब था कि वो अब यहाँ से चले जाए और उन दोनों को डिस्टर्ब ना करे, एटलीस्ट कुछ वक्त तक ही। और ओमकारा भी समझ गया उसकी नजरों का मतलब। वेल, अगर ये कोई और होता तो सच में इनकार उसे आज से सबक सिखाता, लेकिन बदकिस्मती से कहो या फिर खुशकिस्मती से, ये अभिमन्यु राठौड़ था। उससे भी बढ़कर वो उसकी प्यारी सी बहना का बॉयफ्रेंड था और उसकी जान बचाने वाला मसीहा भी। इसीलिए अपने कोल्डनेस और किसी भी मामले में किसी के सामने भी नहीं झुकने वाला ओमकारा बुंदेला उसके सामने झुक गया और बिना कुछ कहे वह से जाने को हुआ। तभी भाई, आप अंदर आए, ये ना। शौर्य की प्यारी सी आवाज उसके कानों से टकरा गई और हाय रे, उस प्यारी सी आवाज की बात वो कैसे नहीं सुनता भला। अगेल ही पर वो हवा की तेजी से अंदर घुसा चला आया और अभिमन्यु घूरकर उसे देखने लग गया। बट अफसोस, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी नजरें उसकी प्रिंसेस पर गई जिसके ओठों पर बड़ी सी स्माइल थी। उसके भाई को देखकर फिर क्या अभिमन्यु राठौड़ बिना कुछ कहे चुपचाप वहां आ गया और शौर्य के पास आकर बैठ गया। भाई, मैं आपके लिए कॉफी मंगवाती हूँ, शौर्य बोली और नचे कॉल करने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने ओमकारा को उसके लिए लाई हुई कॉफी ऑफर कर दी। शौर्य ने मुस्कुराकर उसके तरफ देखा और कुछ बोलने ही वाले थी कि उतने में अभिमन्यु प्यार से बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कॉफी शेयर कर लूंगा। अभिमन्यु का कहा और कॉफी का एक सिप लिए हुए ओमकारा को जोर से खांसी आ गई। भाई, शौर्य तुमरम्बत उसके पीछे गई और उसके पीठ को सहलाने लग गई। ध्यान से ना भाई, इतनी जल्दबाजी क्या थी आपको कॉफी पीने की? देखिए लग गया ना ठसका, और अगर आपके ओठ जल जाते तो। शौर्य फिक्र से उससे बोल रही थी और उसके पीठ को भी सहला रही थी। उसकी ये हरकत और ओमकारा के आंखों में आंसू आ गए। हाँ, एक काम करो, तुम दोनों कॉफी एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, ओमकारा ने किसी तरह से कहा और बिना शौर्य से नजरें मिलाए वह से चला गया। भाई को क्या हुआ? शौर्य एक बार अभिमन्यु और फिर ओमकारा गया उस और देखकर बोली और अभिमन्यु ने एक गहरी सांस छोड़ दी। ज्यादा नहीं, बस वो। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि शौर्य को समझ में आ गया कि जरूर उसे उनकी बहन कृति की याद आ गई होंगी और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तुम कुछ हद तक कृति की तरह ही हो। हालांकि हम तीनों शिवाय रुद्राय और वो खुद हमेशा एक साथ रहते थे और वो दोनों एक साथ, बट उन दोनों के बच का प्यार और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। दे बोथ आर जस्ट फुल ऑफ फन और हम जब भी बोर होते थे तो उनके साथ मस्ती में शामिल होते थे। कृति के जाने के बाद ओमकारा सच में काफी बदल गया है, अभिमन्यु ने कहा और शौर्य छोटी सी स्माइल लेकर उसके तरफ देखने लग गई।
अब मुझे उनके बारे में और भी बताएं ना, शौर्या का कहना, और अभिमन्यु उनके बचपन की बहुत सी बातें उन्हें बताने लग गया। शौर्या आराम से उन्हें सुन रही थी और ना जाने उनकी बातों का सिलसिला कब तक चला। उन्हें डिनर के लिए बुलाने आया हुआ रुद्राया भी उनके साथ फिर शामिल हो गया, और फिर शिवाय भी, मृणाल जी और संजीव जी उन्हें बुलाने आ गए और वो भी उनके साथ बातों में बिजी हो गए। उन सभी ने वही शौर्या के कमरे में ही डिनर किया और आधी रात तक बातें करते रहे। नेक्स्ट डे किसी के उठने से पहले ही शिवाय शौर्या के कमरे में आ गया था, और शौर्या को टायर देखकर उसके ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वेल रातों ही उन दोनों ने प्लान किया था कि शिव उसे सुबह सुबह ही बाहर लेकर आ जाने वाला है। शौर्या भी उसके लिए मान गई थी। वो दोनों फिर एक साथ बाहर निकले और शिवाय उसे सिटी के बाहर इलाके में सनराइज दिखने के लिए ले गया। वो माहौल, वो खूबसूरती, सब कुछ इतनी अच्छी और सुहावनी थी कि शौर्या का दिल ताजगी से भर उठा। भाई, हम यहाँ क्यों आए हैं? शौर्या का सवाल, और शिवाय उसे एक फार्म हाउस की तरफ लेकर चला गया। बॉस, ये जगह नेचुरल एनर्जी से भरपूर है। अगर आप यहाँ पर आपके हर्ब्स को ग्रो करते हो, यहाँ उनकी खेती करते हो, तो आसान से बेस्ट क्वालिटी के हर्ब्स और भी जल्दी से जल्दी उगा पाओगे। चीका जोर से एक्साइटेड होते ही बोली, और उसकी बात सुनकर शौर्या भी उतनी शॉक हो गई। क्या? शौर्या का जोर से कहना, और शिवाय उसके तरफ देखने लग गया। क्या प्रिंसेस? और इतने चौंकने वाली बात क्या है? तुम मेरी प्यारी सी बहन हो, तो उस हिस्बा से मैं तुम्हारे लिए ये फार्म हाउस तो ले ही सकता हूँ ना, शिवाय ने कहा। और शौर्या बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी तरफ देखने लग गई। चिका की बात सुनकर वो इस जगह को खरीदने के बारे में सोचने ही वाले थी, लेकिन उससे पहले ही उसके सबसे बड़े भाई ने ये जगह उसके लिए खरीद ली थी। चैप्टर 47। मुझे हर्ब्स और आयुर्वेद में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट डे किसी के उठने से पहले ही शिवाय शौर्या के कमरे में आ गया था, और शौर्या को टायर देखकर उसके ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वेल रातों ही उन दोनों ने प्लान किया था कि शिव उसे सुबह सुबह ही बाहर लेकर आ जाने वाला है। शौर्या भी उसके लिए मान गई थी। वो दोनों फिर एक साथ बाहर निकले और शिवाय उसे सिटी के बाहर इलाके में सनराइज दिखने के लिए ले गया। वो माहौल, वो खूबसूरती, सब कुछ इतनी अच्छी और सुहावनी थी कि शौर्या का दिल ताजगी से भर उठा। भाई, हम यहाँ क्यों आए हैं? शौर्या का सवाल, और शिवाय उसे एक फार्म हाउस की तरफ लेकर चला गया। बॉस, ये जगह नेचुरल एनर्जी से भरपूर है। अगर आप यहाँ पर आपके हर्ब्स को ग्रो करते हो, यहाँ उनकी खेती करते हो, तो आसान से बेस्ट क्वालिटी के हर्ब्स और भी जल्दी से जल्दी उगा पाओगे। चीका जोर से एक्साइटेड होते ही बोली, और उसकी बात सुनकर शौर्या भी उतनी शॉक हो गई। क्या? शौर्या का जोर से कहना, और शिवाय उसके तरफ देखने लग गया। क्या प्रिंसेस? और इतने चौंकने वाली बात क्या है? तुम मेरी प्यारी सी बहन हो, तो उस हिसाब से मैं तुम्हारे लिए ये फार्म हाउस तो ले ही सकता हूँ ना, शिवाय ने कहा। और शौर्या बड़ी बड़ी आंखें करके उसके तरफ देखने लग गई। चिका की बात सुनकर वो इस जगह को खरीदने के बारे में सोचने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसके सबसे बड़े भाई ने ये जगह उसके लिए खरीद ली थी। आपने ये फार्म हाउस खरीद लिया? वो भी मेरे लिए? शौर्या बड़ी बड़ी आंखें करके उससे देखते ही हैरानी से बोली। उसके तीनों भाइयों ने पहले ही उससे बहुत कुछ दिया था, इतना कि वो अगर जिंदगी भर भी बैठकर खाती न तब भी कम नहीं होता, और इसके बावजूद भी अब भी उसके बही ने उसके लिए ये फार्म हाउस खरीदा था। हाँ मेरी बहना, ये फार्म हाउस तुम्हारे लिए, तुम मेरी प्यारी बहना हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। और लेट मी टेल यू, मैं ना सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, शिवाय प्यार से बोला और उसके सर पर हाथ फेर दिया। थैंक यू भाई, शौर्या नम आंखों से बोली। सच में वो बहुत ज्यादा लकी थी जो उसे इतने अच्छे भाई मिले थे। थैंक यू की कोई भी जरूरत नहीं है शौर्या, तुम बहुत कुछ डिजर्व करती हो, और थोड़ा वक्त दो तुम्हारे भाई को, फिर ना मैं तुम्हें इससे भी अच्छा फार्म हाउस गिफ्ट करूंगा। वो जगह इससे भी अच्छी है और इससे भी ज्यादा नेचुरल एनर्जी से भरी हुई है। मैं काफी साली से उसे जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी चीजें जल्दी से हासिल नहीं होती है। शिवाय ने गहरी सांस छोड़ी और उसे फार्म हाउस दिखने के लिए अंदर की तरह ले गया। इससे भी ज्यादा नेचुरल एनर्जी ऐसी कौन सी जगह है भाई? और जितने की कोशिश मतलब? मैं समझी नहीं। शौर्या ने एक के बाद एक सवाल किए और शिवाय उसके तरफ देखकर बोला। शौर्या, यहाँ से थोड़ी ही दूर, तकरीब 1-2 किलोमीटर दूर एक और फार्म हाउस है। नहीं, फार्म हाउस नहीं कहेंगे,
हमारी पुश्तैनी हवेली है जो कि कम से कम 500 साल से भी ज्यादा पुराने है और आज भी उतनी ही मजबूत है, लेकिन सदियों से लगभग बुंदेला फैमिली का ये रूल है कि वो जगह बुंदेला परिवार के बेटी को ही मिलती है और नई पीढ़ी की नई बेटी जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तब तक वो पुरानी पीढ़ी के पास ही रहती है। बट जैसे कि तुम जानती हो, हमारे परिवार में पिछली 3 पीढ़ियों से एक भी बेटी नहीं हुई, सो ये प्रॉपर्टी वर्मा फैमिली के पास, जो कि हमारी बुआ दादी है, उनके पास थी। बट उनके आगे की पीछे उसका गलत यूज करने लग गए और मोम डैड ने फिर कृति को अडॉप्ट कर लिया और जब वो बुंदेला फैमिली की बेटी बन गई तब फिर से वो सब लेने की कोशिश की, लेकिन लालच में आकर उन्होंने हमारे खिलाफ ही केस कर दिया। छोड़ो वो बातें, पहले ना हम फार्म देखते हैं। शिवाय उसे आगे भी बहुत कुछ बताने वाला था, लेकिन शौर्या अभी अभी उनके पास आई थी और वो उसे इन फैमिली प्रॉब्लम्स में घसीटना नहीं चाहता था। वो कहते हुए चुप हो गया। नोट, मैंने पहले 7 पीढ़ी मेंशन किया था कि 7 ओचियों से बुंदेला ज के घर में बेटी नहीं हुई है, बट अब मैंने वो 3 पीढ़ी कर दिया है। हम शौर्या ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और उसके भाई के साथ वो फार्म हाउस देखने लग गई। सच में काफी बाधा और खूबसूरत फार्म था वो, और सबसे खास था उसका गार्डन एरिया, जो लगभग 10-12 एकड़ तक फैला हुआ था और नेचुरल रिसोर्सेस से भरपूर था। अगर वो उसके हर्ब्स यहाँ ग्रो करती ना, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के और कम समय में हर्ब्स की ग्रोथ उसे मिलती और वो अपना खुद का नाम मेडिकल फील्ड में बना सकती थी। काफी देर तक वह घूमने के बाद और वो जगह अच्छे से देखने के बाद शौर्या और शिवाय गार्डन में बने हुए सिटिंग अरेंजमेंट के पास बैठ गए और शिवाय ने उनके लिए ब्रेकफास्ट लगाने के लिए कह दिया। भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है, शौर्या हिचकिचाते हुए ही बोली और शिवाय ने स्माइल के साथ उसके तरफ देखा। बोलो ना गुडिया, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तुम बस हुक्म करो, तुम्हारा ये बही, तुम्हारे लिए हर एक चीज लेकर आ जाएगा। शिवाय की उतनी ही प्यार भरी आवाज उसे सुनाई दी। इतना कुछ मिलने के बाद शौर्या को उससे और कुछ मांगना सही नहीं लग रहा था और वो सोच ही रही थी कि कैसे कहे। तब तक शिवाय ने ही उसे कंफर्टेबल फील करवाते हुए कहा, ये जगह नेचुरल रिसोर्सेस से भरपूर है, ऐसा आपने ही कहा ना? और इस जगह को देखकर लग भी रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ हर्ब्स की खेती करें। बाबा ने मुझे काफी आयुर्वेदिक और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड चीजें सिखाई थी। वो भले ही एक आर्किटेक्ट प्रोफेसर थे, लेकिन उनके पेरेंट्स यानी कि मेरे ग्रैंडपा वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और उन्होंने उसमें महारत हासिल की हुई थी। उनके थ्रू ही बाबा का आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का नॉलेज मिला और बाबा के थ्रू मुझे, वो चाहते थे कि मैं मेडिकल फील्ड लूं, लेकिन मैं उनका बेस्ट आर्किटेक्ट बनने का सपना पूरा करना चाहती हूँ। साथ ही मैं मेरे मेडिकल नॉलेज का सही यूज भी करना चाहती हूँ। क्या आप मेरा साथ दोगे? शौर्या रिक्वेस्ट करते ही बोली। खलाई ये सच था कि उसके बाबा सौरभ एक बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट और आयुर्वेद में मास्टर्स थे, और ये कला उन्होंने शौर्या को भी थोड़ी बहुत सिखाई थी। लेकिन बाद में शौर्या के साथ इतना सब कुछ हो गया कि इसमें से कोई भी कला उसके काम नहीं आए और आखिर में उसकी मौत बुरी तरह से हो गई। लेकिन ये शौर्या एक जीनियस थी, एक ऐसे जीनियस जो लगभग हर एक काम कर सकती थी और वह करना भी चाहती थी। उसके दिमाग को वो यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसके इस्तेमाल से वो मेडिकल फील्ड में एक नई क्रांति लाकर कम से कम प्राइस में हर एक के लिए मेडिसिन बनाना चाहती थी। शौर्या की बनाई हुई मेडिसिन को जो सिम्पोसिस उसके नाम से बेचता था, काफी डिमांड थी और इसी वजह से वो मेडिसिन उसके मूल कीमत से 100 गुना ज्यादा कीमत पर बिकती थी। बिना कोई साइड इफेक्ट के उसकी बनाई हुई दवाएं तने अच्छे से काम करती थी कि उनकी कीमत काफी थियारू आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। बट अब की बार शौर्या उसकी बनाई हुई दवाएं हर एक जरूरतमंद इंसान तक पहुंचाना चाहती थी, सो उसने इस बारे में शिवाय से बात की। ये तो बहुत अच्छी बात है शौर्या, बहुत से भी बहुत ज्यादा अच्छी। मेरी बहना कितनी अच्छी है और तुम्हारा ये वही हर पल तुम्हारे साथ है। तुम बस हुक्म करो कि तुम्हें क्या, कब और कैसे करना है, सब कुछ मैं देख लूंगा। शिवाय खुश होकर बोला और शौर्या भी खुश होकर उसका प्लान शिवाय को बताने लग गई। चैप्टर 48 आरव वर्मा। लेकिन ये शौर्या एक जीनियस थी, एक ऐसे जीनियस जो लगभग हर एक काम कर सकती थी और वह करना भी चाहती थी। उसके दिमाग को वो यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसके इस्तेमाल से वो मेडिकल फील्ड में एक नई क्रांति लाकर कम से कम प्राइस में हर एक के लिए मेडिसिन बनाना चाहती थी।
शौर्या की बनाई हुई मेडिसिन को जो सिम्फोसिस उसके नाम से बेचता था काफी डिमांड थी और इसी वजह से वो मेडिसिन उसके मूल कीमत से 100 गुना ज्यादा कीमत पर बिकती थी। बिना कोई साइड इफेक्ट के उसकी बनाई हुई दवाएं तने अच्छे से काम करती थी कि उनकी कीमत काफी थियारू आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। बट अब की बार शौर्या उसकी बनाई हुई दवाएं हर एक जरूरतमंद इंसान तक पहुंचाना चाहती थी। सो उसने इस बारे में शिवाय से बात की। ये तो बहुत अच्छी बात है शौर्या, बहुत से भी बहुत ज्यादा अच्छी। मेरी बहना कितनी अच्छी है और तुम्हारा ये भाई हर पल तुम्हारे साथ है। तुम बस हुक्म करो कि तुम्हें क्या, कब और कैसे करना है, सब कुछ मैं देख लूंगा। शिवाय खुश होकर बोला और शौर्या भी खुश होकर उसका प्लान शिवाय को बताने लग गई। भाई ये आवाज कैसी है? शौर्या और शिवाय बात कर रहे थे तो तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी और उस आवाज को सुनकर शिवाय अलर्ट हो गया। अलर्ट तो शौर्या भी हो गई थी, बट उसने अपने चेहरे पर के एक्सप्रेशन नॉर्मल ही रखे। शायद कुछ गिर गया होगा। शौर्या बेटा तुम एक काम करो, अनदर कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूँ, जाओ। शिवाय ने शौर्या का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में लेकर चला गया और उसे अंदर छोड़कर उसने डोर क्लोज कर दिया। फार्म हाउस पर ज्यादा लोग नहीं थे, बस 2 लोगों का स्टाफ और शिवाय के साथ आए हुए उसके 2 गार्ड्स और एक ड्राइवर। शिवाय ने उसके सारे गार्ड्स नहीं लिए थे उसके साथ, वो पूरा अति में उसके बहन के साथ बिताना चाहता था। सो उसने कम से कम लोगों के साथ ही आया था, लेकिन शायद अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था। बाहर जाने से पहले उसने इमरजेंसी मैसेज भेज दिया और ओमकारा को भी कॉल लगा दिया। कौन हो तुम सब? शिवाय की गुस्से से भरी हुई आवाज। वो धीरे से ही डोर के पास जा रहा था, लेकिन उसके वह जाने से पहले ही 8-10 मास्क लगाए ही लोग अंदर आ गए और उनमें से 2 लोगों के पास तो गन भी थी। आरव वर्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिवाय गुस्से से बोला और उसकी नजरें उसके गार्ड्स को तलाशने लग गई। कोई और वक्त होता तो वो बिल्कुल भी किसी पर डिपेंड नहीं रहता और उसके गार्ड्स के आने से पहले ही इन लोगों को काम तमाम कर देता, लेकिन आज उसके साथ उसकी प्यारी सी बहन थी, जिसे वो चाहकर भी वो किस मुसीबत में नहीं डाल सकता था। भाई शिवाय कैसे हैं आप? आरव वर्मा ने अपने चेहरे पर धूर्तता भरी स्माइल लाकर कहा और शिवाय उसे घूरकर देखने लग गया। आरव उसका रिश्तेदार लगता था, उसके बुआ दादी का बेटा। अगर देखा अजय तो ये रिश्ता काफी दूर का भी नहीं था और ना ही नजदीक का था, मगर वर्मा फैमिली का उनकी पुश्तैनी हवेली वापस ना देना, उस पर गैर कानूनी काम करना, इस वजह से उन लोगों के बीच के रिश्ते बिगड़ गए थे और लगभग एक दूसरे से नफरत के लगार पर ही पहुंच गए थे। बुंदेला फैमिली तो अब उन्हें इतना अभाव भी नहीं देती थी, बट वो ही थे कि जबरदस्ती रिश्ता थोपे हुए थे। अरे भाई शिवाय, आप बिना वजह के गुस्सा कर रहे हैं। मैं तो बस तुम्हें हाय हेलो करने आया था। अब देखो ना, मैं बड़ा होने के बावजूद तुम तो कभी मुझसे मिलने आते नहीं हो, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आ जाओ, आरव ने कहा और उसकी नजरें उस पूरे घर में इधर उधर घूमने लग गई। 30 साल का आरव वैसे तो शिवाय से उम्र में 4-1 साल बड़ा था, लेकिन रुतबे में शिवाय उससे काफी अलग था। बुंदेला जके वैल्यू, उनकी पहचान और शिवाय की कामयाबी, उसके मुकाबले तो आरव दूर दूर तक नहीं था। बड़ा ही बदतमीज, बेशर्म और घटिया किस्म का था आरव और उसे देखकर ही शिवाय का गुस्सा आ रहा था। और अब उसका इधर उधर देखना और किसको तलाशना, शिवाय उसे घूरकर देखने लग गया। काम क्या है आरव वर्मा? जल्दी से बताओ, अरु निकलो यहाँ से, शिवाय गुस्से से दहाड़ते ही बोला और आरव ने उसे अपनी बत्तीसी दिखा दी। भाई शिवाय आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही आया था और आप दिखाई दे तो सोचा मैं भी आ जाओ यहाँ और आप नो ग्रीट कर लूँ। वैसे आपके साथ की और भी था ना, कोई लड़की थी शायद? दिखाई नहीं दे रही है वो? आरव ने झूठी स्माइल ओठों पर लाकर कहा और बेसब्री से वो लड़की जो भी शिवाय के साथ यहाँ आई हुई थी उसका इंतजार करने लग गया। इससे तुम्हारा कोई लेना देना न है आरव, अरु तुरंत यहाँ से निकल जाओ वरना। शिवाय ने धमकी दी और आरव हंसने लग गया। क्या भाई शिवाय, मुझे लगा कि आप मुझे देखकर खुश हो जाएंगे जैसे मैं आपको देखकर हुआ था, लेकिन आहे की। आरव ने नकली उदासी अपने चेहरे पर लाकर उसे देखा। शिवाय के आंखों में अभी भी गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस उस खूबसूरती को देखना था जिसे उसने थोड़ी देर पहले यहाँ देखा था, और सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि उस फूल की खुशबू भी लेनी थी। सिर्फ खुशबू ना,
वैसे तो वो दूर से बड़ी ही खूबसूरत दिखाई दी थी और मुझे यकीन है करीब से वो और भी खूबसूरत होंगी। पता नहीं ये सिनिया बुंदेला कब रास्ते से हटेगा और मैं मेरे उस फूल को देख पाऊंगा। आरव ने दिल ही दी शिवाय को घूर के देखकर कहा और अंदर स्टेयर्स के पास के रूम के तरफ जाने लग गया। तुम क्या कर रहे हो आरव वर्मा? ये मेरी प्रॉपर्टी है, सो यहाँ से निकल जाओ। वारवा में शिवाय बुंदेला तुम्हारे क्या हाल करेंगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। शिवाय ने धमकी दी और अब तक चुप रह रहे आरव को गुस्सा आ गया। लगता है कि आपको मेरी दी हुई इज्जत रास नहीं आ रही है। इतना भी बुरा मत बनिए बही कि मुझे भी आपके साथ वैसा बुरा व्यवहार करने के लिए मजबूर होना पड़ जाए। अब चलिए और जल्दी से बताइए वो लड़की जो अभी आपके साथ कुछ देर पहले थी वो कहाँ गई है? जरा उसे बुलाए तो सही, मुझे भी अपने नजरे, मेरा मतलब है मुझे भी देखा है उसे। आरव ने जल्दबाजी करते हुए कहा और शिवाय ने अगले ही पल उसके बैग पर लगाई हुई गन निकाल दी और आराम पर थाम दी। चैप्टर 49 गन पॉइंट। इससे तुम्हारा कोई लेना देना न है आरव, अरु तुरंत यहाँ से निकल जाओ वरना। शिवाय ने धमकी दी और आरव हंसने लग गया। क्या भाई शिवाय, मुझे लगा कि आप मुझे देखकर खुश हो जाएंगे जैसे मैं आपको देखकर हुआ था, लेकिन आप है कि। आरव ने नकली उदासी अपने चेहरे पर लाकर उसे देखा। शिवाय के आंखों में अभी भी गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस उस खूबसूरती को देखना था जिसे उसने थोड़ी देर पहले यहाँ देखा था, और सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि उस फूल की खुशबू भी लेनी थी। सिर्फ खुशबू ना, वैसे तो वो दूर से बड़ी ही खूबसूरत दिखाई दी थी और मुझे यकीन है करीब से वो और भी खूबसूरत होंगी। पता नहीं ये सिनिया बुंदेला कब रास्ते से हटेगा और मैं मेरे उस फूल को देख पाऊंगा। आरव ने दिल ही दी शिवाय को घूर के देखकर कहा और अंदर स्टेयर के पास के तरफ जाने लग गया। तुम क्या कर रहे हो आरव वर्मा? ये मेरी प्रॉपर्टी है, सो यहाँ से निकल जाओ वरना मैं शिवाय बुंदेला तुम्हारा क्या हाल करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। शिवाय ने धमकी दी और अब तक चुप रह रहे आरव को गुस्सा आ गया। लगता है कि आपको मेरी दी हुई इज्जत रास नहीं आ रही है। इतना भी बुरा मत बनिए बही कि मुझे भी आपके साथ वैसा बुरा व्यवहार करने के लिए मजबूर होना पड़ जाए। अब चलिए और जल्दी से बताइए वो लड़की जो अभी आपके साथ कुछ देर पहले थी वो कहाँ गई है? जरा उसे बुलाए तो सही, मुझे भी अपने नजरे, मेरा मतलब है मुझे भी देखा ना है उसे। आरव ने जल्दबाजी करते हुए कहा और शिवाय ने अगले ही पल उसके बैग पर लगाई हुई गन निकाल दी और आरव पर थाम दी। भाई शिवाय, ये गन एंड ऑल, क्या आपका लगता है कि ये खिलौना सिर्फ आपके पास ही है? ये तो मेरे पास भी है और यकीन कीजिए जितना वक्त आपने इस खिलौने को अपने पास रखा है ना, उससे कई ज्यादा मैंने इसे चलाया है, फिर वो चाहे जानवर हो या इंसान। और मैं एक बात बता दूं कि इस खिलौने को चलाने में मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। सो इसे तो आप अंदर ही रखिए। आरव ने बिना डरे ही शिवाय की तरफ देखकर कहा। शिवाय के स्टेज से उसे डर था, जरूर था, लेकिन वो के शातिर गुंडा था जिसने आज तक कई सारे मर्डर किए हुए थे। एक बड़ा वोते कॉलर गुहेगर था वो, जिसके बारे में जानते तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन बिना सबूत के वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे। और वनरा खानदान का अलगा वारिस होने की वजह से उसे उसके परिवार वालों ने बिगाड़ने में कोई कमी नहीं रखी थी। तो तुम एक कचरे का ढेर, शिवाय बुंदेला को धमकी देंगा? शिवाय ने घमंड से उसे देखकर कहा। अगर शौर्या उसकी प्यारी सी छोटी सी बहना यहाँ नहीं होती ना, तो अब तक ये सारे लोग और उनका वो घटिया लीडर आरव अब तक इस दुनिया को रवाना कर चुके होते। कचरा किसे कहा शिवाय? आरव जोर से चीखा और उसकी आवाज सुनकर कमरे में इधर उधर टेंशन से चलती हुई शौर्या अलर्ट हो गई। कुछ बुरा होने का उसे अंदेशा हो ही रहा था, लेकिन ये आवाज, उसे यकीन हो गया कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो उस दरवाजे के पास आ गई। आरव न सिर्फ चीखा लेकिन वो उसकी गन लेकर शिवाय के पास भी आ गया और उसने उस पर गन तान दी और बाहर का ये सीन देखकर शौर्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम, गुस्से से ही वो बाहर की तरफ आ गई और उसने चीख कर आरव का ध्यान अपनी तरफ कर दिया। आरव भी उसके पीछे से इतनी प्यार और मीठी आवाज जिसमें गुस्सा अब भी झलक रहा था। उसने उसे देखा और बस फिर उसे देखता ही आ गया। शौर्या की खूबसूरती ने उसके दिल पर जसी मेहंदी डाल दी हो, कुछ इस कदर हवस भरे नजरों से वो उसे देख रहता था। वाकई में भाई शिवाय, ये तो स्वर्ग से उतरी हुई किसी परी की तरह खूबसूरत है। हाय, आरव ने कहते हुए बेशर्मी से अपने सीने पर हाथ सहला दिया और उसकी ये हरकत शौर्या का गुस्सा और भी ढा गई। उनकी जगह पर आकर
उसके बड़े भाई को धमकाना, उन्हें नीचे नजरों से देखकर बुरा भला कहना और तो और उनके गन पॉइंट भी करना शौर्या को और गुस्सा दिला रहे थे। जैसे कि मैंने पहले कहा था, एक छोटे से एक्सीडेंट के कारण मैं आगे का पार्ट नहीं लिख पा रही हूँ, सो गुड नाइट। उद्धरण चिन्ह। शौर्या के कहानी में आगे क्या हुआ जानेंगे अगले पार्ट में, तब तक वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। प्रिंसेस रीबर्थ लव स्टोरी। एज यू कैन नो, ये मेरी सेकंड इड है और इस इड पर की पहली स्टोरी जो मैंने कुछ हटके लिखने की सोची है। आई होप आप सभी को पसंद आएंगी। सो कमेंट में बताएं कि स्टोरी कैसी है, और हाँ, मुझे फॉलो करना ना भूले। थैंक यू। इससे तुम्हारा कोई लेना देना न है आरव। अरु तुरंत यहाँ से निकल जाओ वरना। शिवाय ने धमकी दी और अराव हंसने लग गया। क्या भाई शिवाय, मुझे लगा कि आप मुझे देखकर खुश हो जाएंगे जैसे मैं आपको देखकर हुआ था, लेकिन आप है कि। आरव ने नकली उदासी अपने चेहरे पर लाकर उसे देखा। शिवाय के आंखों में अभी भी गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस उस खूबसूरती को देखना था जिसे उसने थोड़ी देर पहले यहाँ देखा था, और सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि उस फूल की खुशबू भी लेनी थी। सिर्फ खुशबू ना, वैसे तो वो दूर से बड़ी ही खूबसूरत दिखाई दी थी और मुझे यकीन है करीब से वो और भी खूबसूरत होंगी। पता नहीं ये सिनिया बुंदेला कब रास्ते से हटेगा और मैं मेरे उस फूल को देख पाऊंगा। आरव ने दिल ही दी शिवाय को घूर के देखकर कहा और अंदर स्टेयर के पास की तरफ जाने लग गया। तुम क्या कर रहे हो आरव वर्मा? ये मेरी प्रॉपर्टी है, सो यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं शिवाय बुंदेला तुम्हारा क्या हाल करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। शिवाय ने धमकी दी और अब तक चुप रह रहे आरव को गुस्सा आ गया। लगता है कि आपको मेरी दी हुई इज्जत रास नहीं आ रही है। इतना भी बुरा मत बनिए बही कि मुझे भी आपके साथ वैसा बुरा व्यवहार करने के लिए मजबूर होना पड़ जाए। अब चलिए और जल्दी से बताइए, ये वो लड़की जो अभी आपके साथ कुछ देर पहले थी वो कहाँ गई है? जरा उसे बुलाए तो सही, मुझे भी अपने नजरे, मेरा मतलब है मुझे भी देखा ना है उसे, आरव ने जल्दबाजी करते हुए कहा और शिवाय ने अगले ही पल उसके बैग पर लगाई हुई गन निकाल दी और आरव पर थाम दी। भाई शिवाय, ये गन एंड ऑल, क्या आपका लगता है कि ये खिलौना सिर्फ आपके पास ही है? ये तो मेरे पास भी है, और यकीन कीजिए जितना वक्त आपने इस खिलौने को अपने पास रखा है ना, उससे कई ज्यादा मैंने इसे चलाया है, फिर वो चाहे जानवर हो या इंसान। और मैं एक बात बता दूं कि इस खिलौने को चलाने में मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। सो इसे तो आप अंदर ही रखिए। आरव ने बिना डरे ही शिवाय की तरफ देखकर कहा। शिवाय के स्टेज से उसे डर था, जरूर था, लेकिन वो के शातिर गुंडा था जिसने आज तक कई सारे मर्डर किए हुए थे। एक बड़ा वोते कॉलर गुहेगर था वो, जिसके बारे में जानते तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन बिना सबूत के वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे। और वनरा खानदान का अलगा वारिस होने की वजह से उसे उसके परिवार वालों ने बिगाड़ने में कोई कमी नहीं रखी थी। तो तुम एक कचरे का ढेर, शिवाय बुंदेला को धमकी देंगा? शिवाय ने घमंड से उसे देखकर कहा। अगर शौर्या उसकी प्यारी सी छोटी सी बहना यहाँ नहीं होती ना, तो अब तक ये सारे लोग और उनका वो घटिया लीडर आरव अब तक इस दुनिया को रवाना कर चुके होते। कचरा किसे कहा शिवाय? आरव जोर से चीखा और उसकी आवाज सुनकर कमरे में इधर उधर टेंशन से चलती हुई शौर्या अलर्ट हो गई। कुछ बुरा होने का उसे अंदेशा हो ही रहा था, लेकिन ये आवाज, उसे यकीन हो गया कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो उस दरवाजे के पास आ गई। आरव न सिर्फ चीखा, लेकिन वो उसकी गन लेकर शिवाय के पास भी आ गया और उसने उस पर गन तान दी। और बाहर का ये सीन देखकर शौर्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम? गुस्से से ही वो बाहर की तरफ आ गई और उसने चीख कर आरव का ध्यान अपनी तरफ कर दिया। आरव भी उसके पीछे से, इतनी प्यार और मीठी आवाज जिसमें गुस्सा अब भी झलक रहा था। उसने उसे देखा और बस फिर उसे देखता ही आ गया। शौर्या की खूबसूरती ने उसके दिल पर जैसी मेहंदी डाल दी हो, कुछ इस कदर हवस भरे नजरों से वो उसे देख रहता था। वाकई में भाई शिवाय, ये तो स्वर्ग से उतरी हुई किसी परी की तरह खूबसूरत है। हाय, आरव ने कहते हुए बेशर्मी से अपने सीने पर हाथ सहला दिया और उसकी ये हरकत शौर्या का गुस्सा और भी ढा गई। उनकी जगह पर आकर उसके बड़े भाई को धमकाना, उन्हें नीचे नजरों से देखकर बुरा भला कहना और तो और उनके गन पॉइंट भी करना शौर्या को और गुस्सा दिला रहे थे। चैप्टर 50। शौर्या ने पलटी बाजी। कचरा किसे कहा शिवाय?
आरव जोर से चीखा और उसकी आवाज सुनकर कमरे में इधर उधर टेंशन से चलती हुई शौर्या अलर्ट हो गई। कुछ बुरा होने का उसे अंदेशा हो ही रहा था, लेकिन ये आवाज, उसे यकीन हो गया कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो उस दरवाजे के पास आ गई। आरव न सिर्फ चीखा लेकिन वो उसकी गन लेकर शिवाय के पास भी आ गया और उसने उस पर गन तान दी और बाहर का ये सीन देखकर शौर्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम। गुस्से से ही वो बाहर की तरफ आ गई और उसने चीख कर आरव का ध्यान अपनी तरफ कर दिया। आरव भी उसके पीछे से इतनी प्यार और मीठी आवाज जिसमें गुस्सा अब भी झलक रहा था। उसने उसे देखा और बस फिर उसे देखता ही आ गया। शौर्या की खूबसूरती ने उसके दिल पर जैसे मोहिनी डाल दी हो। कुछ इस कदर हवस भरे नजरों से वो उसे देख रहता था। वाकई में भाई शिवाय, ये तो स्वर्ग से उतरी हुई किसी परी की तरह खूबसूरत है। हाय, आरव ने कहते हुए बेशर्मी से अपने सीने पर हाथ सहला दिया और उसकी ये हरकत शौर्या का गुस्सा और भी बढ़ा गई। उनकी जगह पर आकर उसके बड़े भाई को धमकाना, उन्हें नीचे नजरों से देखकर बुरा भला कहना और तो और उनके गन पॉइंट भी करना शौर्या को और गुस्सा दिला रहे थे। हाय बेबी, तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारे इतना ही कातिलाना है। उफ़, बड़े भाई शिवाय, आपको ये हरकी परी कहाँ से मिल गई? आरव फिर से बेशर्मी से बोला। शौर्या को देखते ही उसकी नीयत बदल गई और वो शौर्या को किसी भी हाल में पाना चाहता था। अगर मैंने भाई शिवाय को मार दिया और इस होरपरी को यहाँ से अपने हवेली लेकर चला गया तो किसी को क्या ही पता चलेगा, और आगे जाकर पता चल भी गया तो कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा। मैं एक भी सबूत पीछे नहीं छोड़ूंगा, आरव ने दिल ही दिल कहा और उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान छा गई। उसके चेहरे पर ही उसके इरादे साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर शिवाय गुस्से से बोला, सोचना भी मत, सोचना भी मत। आरव, शिवाय ने उसे धमकी दे दी और अगले ही पल आरव मुस्करा उठा। आपकी सोच के बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं है भाई शिवाय, लेकिन मुझे आगे क्या करना है ये मैंने सोच लिया है और मेरी सोच में मुताबिक अब ये लड़की मेरी हुई, आरव ने बेशर्मी से कहा और शौर्या के तरफ उसके कदम बढ़ा दिए। शिवाय गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, मगर अगले ही पल आरव के साथ आए हुए गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। शिवाय ने 2 गार्ड्स को मारा बट वो लगभग 8-9 गार्ड्स थे, उन्होंने उसे पूरी तरफ से घेर लिया था। तुम्हारी तोप, शिवाय एन गुस्से एक के सीने पर पैर मारा और दूसरे को पंचे मारते हुए फिर एक किक तीसरे गार्ड्स पर मार दी। उसने ये सब कुछ इतनी जल्दी में किया था कि उन तीनों के आवाज के अलावा किसी को और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शिवाय, अगर तुम जगह पर से थोड़े भी हिले ना तो मैं इस लड़की को मार दूंगा, आरव ने धमकी दी और शौर्या की तरफ गन तान दी। उसकी बात सुनकर शिवाय जगह पर ही रुक गया और आरव के ओठों पर बड़ी से स्माइल आ गई। वो कुछ कहने के लिए आना मुंह खोलने ही वाला था कि उसके मुंह से आवाज के बजाय चीख निकल गई। शौर्या ने एक जोरदार घुसा उसके मुहार मारा था और चालाकी से उसके हाथ में की गन छीनकर वो उस पर पॉइंट कर भी दी थी। ये सारी हरकतें भी शौर्या ने एक पल के अंदर ही की थी और शिवाय से भी कम टाइम में की थी। इस वजह से सभी के सभी उसे बड़ी बड़ी आंखें करते ही देखने लग गए। तुम लड़की, आरव ने गुस्से से अपने गाल को हाथ लगाकर कहा और अगले ही पल अपने मुंह से खून नीचे थूक दिया। शौर्या ने उसे बहतो ही जोर से अपनी पूरी ताकत और फाइटिंग टेक्निक का यूज करके वो घुसा मारा था, जिसका असर अब दिख रहा था। अपनी बकवास बंद करो और तुम सब छोड़ दो मेरे भाई को, शौर्या ने गुस्से से आरव से कहा और बाकी सब के तरफ वो गन पॉइंट कर ली। सब उसे बस घूरने का कम कर रहे थे और जिन्होंने शिवाय को पकड़ा था ना उन्होंने अब तक उसे नहीं छोड़ा था। उनमें से 1-2 गार्ड्स जिनके पास गन थी उन्होंने वो भी बाहर निकाल दी और एक ने शिवाय को तो दूसरे ने शौर्या के तरफ पॉइंट कर ली। उन्हें देखकर तो शौर्या को और भी गुस्सा आ गया और उसने सीधे गन आरव के सर पर टिका दी। मैंने कहा मेरे बही को छोड़ो वरना मैं इसे अभी के अभी शूट कर दूंगी, शौर्या की फिर एक बार धमकी और अभी बार वो गार्ड्स जरा डर गए। ये लड़की पागल हो गई हो क्या? हटाओ इससे, खेलने की चीज नहीं है ये। आरव के तो इंडिकेटर ही लग गए जब उसने अपने माथे पर गन की ठंडक को महसूस की तो उसने किसी तरह से कहा अरु। शौर्या उसे नफरत से घूरने लग गई। अभी तो वो उसे और उसके भाई को इसी गन से डरा रहा था बड़े ही शान से उस गन को उनके सामने नचा रहा था, लेकिन अब जब वो गन उसके तरफ पॉइंट हुई तब उसके हालत खराब हो गई।
खेलने की चीज? मेरे लिए तो ये खेलने की ही चीज है, शौर्या ने धीरे से सर्द लहजे में कहा और आरव को घूरकर देखने लग गई। उसकी नजरें आरव पर टिकी है। इस बात का फायदा उठाकर एक गार्ड धीरे से उसके तरफ बढ़ने लग गया, लेकिन शौर्या इतनी एक्टिव थी कि उसकी वो की हुई जरा सी आहट भी उसने महसूस कर ली और आरव के तरफ देखते हुए ही उसका आहट पीछे किया और ठीक उस गार्ड के पैर पर गोली चला दी। आइन से पाने जगह पर से हिलने की कोशिश भी मत करना वारबा, अब की बार गोली पैर में नहीं बल्कि सर में लगेंगी। एंड यू, मेरे भाई पर से गन हटाओ वरना। शौर्या ने बिना पीछे देखे ही शूट किया था और वो गोली सीधा उस गार्ड्स के घुटने पर लगी थी। तभी उसने शिवाय पर पॉइंट किए हुए दूसरे गार्ड को धमकी दी और फिर से गन आरव के सर पर तान दी। अबे नीचे कर वो गन भाई शिवाय, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और ये बहना आपको भाई कह रही है और मैं भी आपको भाई कह रहा ही। इस हिसाब से हम दोनों भी भाई बहन ही हुए ना। देखो प्यारी बहना, इस गन को नीचे कर दो। आर किसी तरह से हकलाते हुए प्यार भरे लफ्जों में बोला और फिर चीख कर उसने फिर एक बार उसके गार्ड से गन नीचे कर की कह दी। उस गार्ड्स ने जैसे ही गन नीचे की, शौर्या शिवाय से बोली, भाई उसके हाथ से गन ले लीजिए और इधर भी आइए। शौर्या फिक्र से शिवाय से बोलबे लग गई और इस बीचे उसने पाना पूरा ध्यान आरव और उसके साथियों पर बनाया हुआ था। शिवाय तो उसकी इस स्वीट से बहना का ये रंग रूप देखकर हैरान ही हो गया था, और क्यों ना होता। उसे तो लगता था कि उसकी बहना एक मासूम सी प्यारी सी नाजुक गुड़िया है, लेकिन वक्त आने पर ये गुड़िया इतनी काबिलियत भी रखती है और इतनी स्ट्रोंग भी है, ये उसे अभी पता चल रही थी। शिवाय गन लेकर उसके पास आ गया और उसने भी अपने गन आरव पर तान दी। बड़े भाई, ये अब क्या कर रहे हो? हमें जाने दो यहाँ से, मैंने तो अब तक कुछ भी किया है, प्लीज जाने दो। आरव गिड़गिड़ाते हुए बोला और उनके आगे रहम की भीख मांगने लग गया, लेकिन सिर्फ अपने ओठों से, अवर्ण तो दिल ही दिल वो उन दोनों को, शौर्या और शिवाय को कोस रहा था और उनसे कभी ना कभी, नहीं जल्दी ही बदला लेने का प्लान भी दिल ही दिल बम रहा था। तुम्हें जाने दूं? एक बात बताओ, अगर ये पल अलग होते और इस वक्त गन पॉइंट पर तुम और तुम्हारे साथियों की बजाय हम होते तो तुम हमें जाने देते? शौर्या ने उसके आंखों में देखकर सवाल किया और आरव जल्दी जल्दी अपना सर हिलाने लग गया, जैसे कि अख रहा हो कि वो सच में उन्हें जाए देता। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।